नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द करियर एज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट MCQ इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटी PYQ। ये इम्पोर्टेंट होगा SSC, RRB, NTPC, ग्रुप डी एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट्स इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वोमेन एंड मैन। इसका ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 44, 15, 39D एंड 450। सो आंसर इज 39D। तो यहाँ पे 39D जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन और वुमेन के लिए बात करता है। इसके अलावा अदर ऑप्शन क्या है? ए आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है वो UCC के लिए जाना जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है जो DPSP के अंदर बिलोंग करता है। और इसमें बताया गया है कि स्टेट्स को यानी कि कंट्री को प्रयास करना है कि UCC लागू हो। तो यहाँ पे अभी हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेट एक गोवा में 1962 से लागू है, और पहला स्टेट अभी रिसेंटली उत्तराखंड यहाँ पे बना है जो UCC लागू किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 15। 15 आर्टिकल ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का बात करता है। इसमें इस आर्टिकल में बोला गया है कि नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और लास्ट आर्टिकल है 50। आर्टिकल 50 में बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट रहना है, अलग अलग काम करना है। और ये दोनों आर्टिकल DPSP के अंदर बिलोंग करता है। DPSP जो आर्टिकल 36 to 51 के अंदर बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल relating to DPSP is passed by the parliament, what is the next mandatory constitutional step for its become a law? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जा चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑप्शन क्या है? नोटिफिकेशन इन द गजेट, रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड है अप्रूवल बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड लास्ट है प्रेसिडेंट का एसेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या है? प्रेसिडेंट का एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट का सहमति यहाँ पे लेना होता है। प्रोसेस क्या है? कोई बिल है, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 पार्ट होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कोई बिल, लेट्स से कि बिल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, अगर ये पास होता है तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, अगर यहाँ से भी पास हो गया तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, साइन होकर के ये बिल वो एक्ट का फॉर्म ले लेता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। तो यहाँ से बिल से एक्ट बनने में प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, सहमति चाहिए। तो आंसर हो गया प्रेसिडेंट एसेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? यहाँ पे ऑप्शन है CM, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सेकेंड ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। थर्ड है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। और लास्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो यहाँ पे आंसर क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये 3 लेयर मिनिस्टर का है, जिसमें कि सबसे ऊपर सबसे मेन रोल किसका होता है? कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, जो हायर पावर अथॉरिटी होता है, जैसे जिसमें मेनली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। तो ये सब सारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर बिलोंग करते हैं। उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जिसको हम MOS के नाम से जानते हैं, इसमें 2 पार्ट होता है। नंबर 1 एक जो असिस्ट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को, और दूसरा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। और लास्ट क्या बताया अभी? डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर भी वो इंडिपेंडेंट होता है और असिस्ट ही करता है मेनली किसको? तो कैबिनेट मिनिस्टर को। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल एड्रेस डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एट द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट? तो आंसर इसका ऑप्शन क्या है?
85, 86, 87 एंड 88। इसका आंसर क्या है हमारा 87। तो 87 हो गया। नेक्स्ट अदर ऑप्शन इसमें क्या है 85। 85 में क्या मेंशन किया गया 85 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सेशन स्टार्ट कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, समन बुला सकता है। ये 85 में है। 86 में क्या है इसमें पार्लियामेंट को एड्रेस करना होता है बाय द प्रेसिडेंट। एंड 88 में क्या है इसमें मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ये पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, स्पीक इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन एड्रेस सिटीजनशिप फॉर पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट। मतलब क्या हुआ कि इंडिया के आज़ाद होने से पहले किस आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 6 में है कि जो सिटीजन आज़ादी से पहले पाकिस्तान से इंडिया आते हैं वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। ये आर्टिकल 6 में है। इसके अलावा आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 है कि सिटीजनशिप को डिफाइन करना, सिटीजनशिप को डिफाइन करना। ये सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या है कि जो फॉरेन में इंडियंस रहते हैं वो सिटीजनशिप का प्रोविज़न प्रधान है उनके लिए। तो आर्टिकल 8 में हो गया। और आर्टिकल 10 में क्या है, सिटीजनशिप तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक लॉ चेंज ना हो। ये बताया गया किसमें, आर्टिकल 10 में। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डायरकी बाय डिवाइडिंग सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट जो डायरकी लाया गया है वो किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। ऑप्शन है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड 99। आंसर क्या है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अंदर क्या है, फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि एक जो डायरकी है उसमें 2 सब्जेक्ट बनाया गया, एक रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में वैसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती थी, जैसे पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन। और ट्रांसफर लिस्ट में जिसमें कि पैसा ज़्यादा खर्च होगा उसमें जो लोकल इंडियंस थे इंडियन मिनिस्टर बनाती थी, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। तो ये थे हमारे ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। तो ये किस एक्ट के अंदर आते हैं, तो 19. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर पावर दिया गया है, तो ऑप्शन है 25, 32 और 131 एंड 226। आंसर क्या है इसका 32 के अंदर पावर मिला हुआ है। अदर ऑप्शन देखते हैं 25। ये 25 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 131 क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में बात करता है। और 226 जो आर्टिकल है वह हाई कोर्ट के बारे में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाई कोर्ट के बारे में अगर पूछा जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के अंदर आता है तो 226, और अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाएगा तो आर्टिकल 32। इसके अलावा हमने 25 देखा जो फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में आता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस इन द पार्लियामेंट इन सर्टन केसेस। सर्टन केस में कौन सा आर्टिकल ज्वाइंट सीटिंग के लिए आता है, तो ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल हमारा ऑप्शन में है एक 100, 105, 108 एंड 10। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या है, तो 108 ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात करता है। अदर आर्टिकल जो यहाँ पे है वो 100 आर्टिकल है। 100 आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसमें बोला जाता है कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। कोरम ऑफ द पार्लियामेंट क्या मतलब होता है इसका, लेट्स से कि पार्लियामेंट में कितना सीट है लोकसभा में, टोटल सीट्स 543। तो 543 में से कोई एक नंबर होगा, जितना नंबर रहने से ही पार्लियामेंट यानी लोकसभा
काम करेगी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोरम। कोरम क्या होता है? 10%, यानी कि जितना सीट्स है, जैसे राज्यसभा में कितना सीट है 243, तो 243 का 10% कितना हुआ 244 प्लस, यानी 245 बोल सकते हैं। और इसका 55, यानी कि लोकसभा तभी चलेगी जब लोकसभा के अंदर मिनिमम 55 मेंबर रहेंगे, और राज्यसभा तभी आगे बढ़ेगी जब यहाँ पे 25 मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यानी कि 100 आर्टिकल में क्या बोला गया है? कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि 10% है, और ये हमारा पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? 105 में क्या है? तो इसमें एमपी को पार्लियामेंट में बोलने के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलेगी तो उसके लिए वो कोई जवाबदेही नहीं होगी, उसके लिए कहीं पे उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता है कि इन्होंने गलत बोला। और लास्ट आर्टिकल 110 जो कि हमारा किसके बारे में बात करता है? मनी बिल के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज मेंशन इन आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 48 में ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया है? ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, टू इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, टू प्रमोट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, एंड लास्ट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। इसका आंसर क्या है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा जो ऑप्शन है इक्वल जस्टिस फॉर लीगल फ्री लीगल हेड, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? आर्टिकल 39A के अंदर है। ये तो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि मैन और वोमेन के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। ये आर्टिकल 39D के बारे में बात करता है, और विलेज पंचायत जो आर्टिकल 40 के बारे में बात करता है। तो ये हमारा अदर ऑप्शन के बारे में हो गया आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द टर्म सोशलिस्ट टू द प्रीएम्बल। किस अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया गया है? ऑप्शन क्या है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, सेकंड है 42nd अमेंडमेंट 1976, तीसरा 52nd अमेंडमेंट 1985, एंड फोर्थ है 26th अमेंडमेंट 1971। तो यहाँ पे आंसर क्या है? तो 42nd अमेंडमेंट 1976। इसके अंदर प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड जोड़ा गया था, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। तो ये 3 टर्म जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। अब ये 44 अमेंडमेंट क्या है? इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को, जो पहले फंडामेंटल राइट्स थे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बदल दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। तो ये किसके अंदर आ गया? 44 अमेंडमेंट 1978। एंड इधर 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। आया राम गया राम, जो कि एक लोग पार्टी बदल देता है, तो उसके लिए यहाँ पे बात करता है कि वो इतनी आसानी से कोई पार्टी चेंज ना करे, और उसके लिए अलग अलग प्रोविजन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है 26 अमेंडमेंट 1978। इसमें क्या है? तो इसमें प्रीवी जो पर्स है गवर्नमेंट का, उसके लिए स्पेशल जो प्रिविलेज है उसको ख़त्म किया गया था, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो ये हो गया हमारा 26 अमेंडमेंट 1978। तो ये हमारा हो गया 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो आज तक यहीं रहने देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कैरियर एज को फॉलो करें। थैंक यू।